एक इंडियन कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और डोमेस्टिक बैंकिंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, तो यहाँ पे फेमा को क्या लेना देना है। बस यही गलती सब बिजनेसमैन कर देते हैं। मान लो मिस्टर ए ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया एफडीआई के तौर पे, उसके बाद कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट जा रही है तो वो डोमेस्टिक ही है, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से इन्वेस्टमेंट जा रही है। नॉर्मली वो लगता है कि ये तो बस एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जा रहा है और डोमेस्टिक की ट्रांजेक्शन से, लेकिन ये गलती है। अगर कंपनी ए में जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया है ना, वो कंट्रोल के हिसाब से ये सब एक्सरसाइज हुआ है, तो अगर कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो फेमा के मुताबिक ये डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट माना जाएगा और कंपनी बी भी फेमा कंप्लायंसेस के रडार में आ जाती है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, उसने तो कंपनी ए में ही इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये तौर पे ये डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है और अंडर फेमा रूल्स एंड रेगुलेशंस के रडार में आ जाते हैं। इसलिए कंपनी ए को कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेक्टरल कैप, रूट कौन सा है, एप्लीकेबिलिटी, फेमा रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो फेमा ये नहीं देखता है कि भाई कंपनी में डायरेक्टली फॉरेन से ही रेमिटेंस आया है कि नहीं, लेकिन ये जो पूरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चेन है ना, कभी कभार वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है फेमा कंप्लायंस के लिए।